रहीम। देखिए, हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एल्डिहाइड आपको पढ़ाया था, और एल्डिहाइड में हमने एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड के, वो एडिशन रिएक्शंस हैं। वो हैं एडिशन रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो, और वो ही लॉजिकल है जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम एल्डिहाइड का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे चैप्टर 7, जो आपका लास्ट चैप्टर होगा। तो एल्डिहाइड हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि शुरू क्या कर रहे हैं, हम दरमियान में पहुंच चुके थे, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब आज एल्डिहाइड के टॉपिक को हमने रिएक्शंस करे थे। एक इसका रिएक्शन है, देखिएगा, इसमें से रीजन आती कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, या आर कॉल्ड एल्डोल। ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड का और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उसे हम नाम देंगे एल्डोल का। अब ये याद रखना कि जो फॉर्म एल्डिहाइड, जब जब हम बात करते हैं एल्डोल, एल्डोल मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो और जिनमें एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो, उसे हम नाम देंगे एल्डोल का। जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो और जिसमें एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो, उसे हम नाम देंगे एल्डोल का। अब एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के माने क्या है कि कार्बन के जो है वो CHO मौजूद हो, और एल्कोहल के माने कार्बन के साथ OHO। लिहाजा एल्डोल कंपाउंड के लिए नेसेसरी है कि कंपाउंड में एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स हों। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है वो HCHO है, यानी सिर्फ एक ही कार्बन जो है फॉर्मेल्डिहाइड में, सिर्फ एक कार्बन है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO है, तो 1 कार्बन है। लिहाजा फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक कार्बन है। अगर एक से ज्यादा कार्बन होगा तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी। ठीक है बेटा। लिहाजा एल्डिहाइड के अलावा कीटोन्स अगर है, आप देख सकते हैं सामने CHO और COH है। ये है CHO, और ये क्या आ गया COH। ये आयोडो फॉर्म है, और ये आयोडो फॉर्म जो है, ये आयोडो फॉर्म जो है, ये आयोडो फॉर्म, ये एल्डोल कंपाउंड कहलाएगा, कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप एज वेल एज एल्कोहल ग्रुप, ये कहलाएगा आयोडो फॉर्म। लिहाजा एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। कीटोन्स और एल्डिहाइड के जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसके बाद हम आते हैं टॉलेंस रिएक्शंस। टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं, ये तमाम चीजें आती हैं बेटा, ये तमाम चीजें जो है वो MCQs में आती हैं। टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। इसे हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये वाला जो है डबल बॉन्ड होगा, COO और H है, ये 1 2 3 4 ये होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, ये देखिएगा कि टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है, डबल बॉन्ड यहाँ होगा बेटा, ये देखो, ये तो COH है, COH है, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये CHO बनेगा, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। ओके। तो टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है।
कॉन्सेंट्रेटेड सिल्वर नाइट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाएंगे टॉलरेंस रिएजेंट। इससे बनता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर फॉर्म होती है। अगर हमें ग्लास प्लेट के ऊपर सिल्वर की एक लेयर हम डिपॉजिट करवाते हैं आफ्टर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर, उस लेयर को हम सिल्वर मिरर कहते हैं। ग्लास प्लेट पर सिल्वर की एक लेयर आती है, उसे हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर कहते हैं। और ये जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर है, ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर जो है वो बेसिकली ये रिडक्शन रिएक्शन होता है बिटवीन द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म एल्डिहाइड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पहले आपस में कंबाइंड होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कंबाइंड होते हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, डायअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और जो है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपस में कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, डायअमाइन डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। उस डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड के साथ, डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो वहां से सिल्वर रिड्यूस हो जाती है, और ये सिल्वर ग्लास प्लेट पर डिपॉजिट होती है, और ग्लास प्लेट जो है वो एक शीशे की शक्ल में काम करता है। तो ये इसका रिएक्शन देखिएगा, ये पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, और यहाँ पर आर की जगह एच लिख सकते हैं, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये RCHO या HCHO और ये डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा अमोनियम फॉर्मेट। और ये जो सिल्वर यहाँ से रिड्यूस हुई है, ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है ग्लास प्लेट पर, और इस तरह उस ग्लास प्लेट के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाएगी तो उस पर एक सिल्वर की लेयर और एक शाइनी सरफेस आ जाती है, वो ग्लास एक मिरर के तौर पे काम करता है। इस प्रोसेस को सिल्वरिंग ऑफ मिरर का हम नाम देते हैं। ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, याद रखिएगा। फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, एक फैलिंग सोल्यूशन कॉपर सल्फेट होता है, और सेकंड जो फैलिंग सोल्यूशन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है विद कॉपर हाइड्रोक्साइड। फैलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट, फैलिंग सोल्यूशन बी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब इसे हम फैलिंग सोल्यूशन के साथ कंबाइन करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड को, यहाँ पर आर की जगह आपने एच लिखना है कि तुम्हारी बुक में सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्म एल्डिहाइड के रिएक्शंस हैं। तो जब हम फॉर्म एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं फैलिंग सोल्यूशन से, फैलिंग सोल्यूशन का फॉर्मूला ए कॉपर सल्फेट और फैलिंग सोल्यूशन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड with some amount of copper hydroxide, sodium hydroxide with copper hydroxide फैलिंग सोल्यूशन B। जब फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन फैलिंग सोल्यूशन से होगा तो हम क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट हासिल करते हैं, और ये फॉर्म एल्डिहाइड की जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि आपको फॉर्म एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना हो कि फॉर्म एल्डिहाइड जो है कि आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड है या नहीं। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये फॉर्म एल्डिहाइड का, क्या फॉर्म एल्डिहाइड में थोड़ी सी मिकदार में आप डाल दें फैलिंग सोल्यूशन बी, अगर वहां रेड प्रेसिपिटेट बन गए, ये रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, अगर रेड प्रेसिपिटेट बन गए तो इसके माने कि वहां पर फॉर्म एल्डिहाइड मौजूद है, और अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बने तो फॉर्म एल्डिहाइड नहीं होगा। दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड एंड अदर कंपाउंड। इसके बाद कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो फॉर्म एल्डिहाइड है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज भी होता है और इटसेल्फ रिड्यूस भी होता है, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, और इसको हम कॉमनली कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब हम फॉर्म एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
जब फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। ये देखिएगा, ये रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये CH3OH बनाते हैं ये रिडक्शन के जरिए, और HCOONA ये ऑक्सीडेशन है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसे कैनिज़ेरो रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कैन। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा, और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है लिहाजा जो भी रिड्यूस सिलेबस है ये पूरा पूरा एग्जाम में आएगा। तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर फर्दर कोई चॉइस नहीं होगी, तो आप कोशिश करें स्पेशली एल्डिहाइड और अल्कोहल इसके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत प्रॉपरली करें। रिएक्शंस जैसे एल्डिहाइड के एडिशन रिएक्शंस है, आपको मैंने कहा था किस किस तरीकों से पूछा जा सकता है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी होगी, देखी होगी, आपको इंफॉर्मेशन होगी कि आपके एग्जाम अभी तक टाइम पर हैं। जो पहले से आपकी डेट आई हुई है 28 जुलाई, उससे आपके पेपर होंगे, तो आप इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। सही है, इस रिएक्शन को कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं, या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये इसमें से एक हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। ये एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। पॉलीमर के माने क्या है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलें और मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म करें, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, जो है वो इस प्रोसेस को कहा जाता है। लिहाजा जब फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं और मिलकर वो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे कहते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको जब क्लास में बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड हमें तीनों स्टेट में मिलेगा। जो नॉर्मल कंडीशंस पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो लिक्विड स्टेट, वो गैसियस होता है। -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड होता है, और जब इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं ये फॉर्म करता है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं कि ये सॉलिड स्टेट होता है, व्हाइट सॉलिड होता है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके सामने इसकी इक्वेशन आ गई, ये देखिएगा, ये मेटाफॉर्मेल्डिहाइड 3 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के कंबाइंड होंगे और ये फॉर्म करेंगे मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। ये सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड है। ये रिएक्शन जो बेकलाइट की फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्स, या कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और इसके कॉम्बिनेशन से, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्स के कॉम्बिनेशन से हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सिंथेटिक प्लास्टिक ऑब्टेन करते हैं, इसको हम बेकलाइट कहते हैं। इसकी डिटेल में तुम्हें क्लास में समझाई थी बेकलाइट की। ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्स का के दरमियान पॉलीमराइजेशन होती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्स जो हैं ये मिलके फॉर्म करते हैं बेकलाइट। ये जनाब ये बेकलाइट की इक्वेशन है कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल कंबाइंड होंगे और ये मिलकर फॉर्म कर लेंगे बेकलाइट, जो है ये फॉर्म करेंगे। सही है बेटा, ये हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इसके बाद जनाब फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको मैंने कुछ बताई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो क्या होगा, गैस होता है, और फिर लिक्विड होगा, और फिर सॉलिड होगा। इसमें कीटोन्स के साथ लिखी हुई है। डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस देन वाटर। एल्डिहाइड और कीटोन की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, वो वाटर से कम होती है।
Aldehyde have unpleasant smell and pungent smell, whereas ketone has pleasant smell. Aldehyde की स्मेल pungent स्मेल होती है, चुभती भी बेकार सी स्मेल जो होती है वो रोटन एग जैसी होती है, और कीटोन की जो प्लेजेंट स्मेल होती है. Aldehyde and ketones have high melting boiling point. Uses of formaldehyde. Uses of formaldehyde. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं बेटा. 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन. कि देखें जो आप बायोलॉजिकल लैब में जब जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्पेसिमेन जो है, जैसे डायसेक्टेड फ्रॉग हैं या प्लांट्स हैं, ये प्रिजर्व होते हैं. तो इनकी जो प्रिजर्वेशन होती है वो होती है फॉर्मलिन में. और फॉर्मलिन क्या होता है? 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. के 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड है और 60% जो है उसमें वाटर होता है. तो ये मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे? फॉर्मलिन बनाते हैं. 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे? फॉर्मलिन कहेंगे. इसके अलावा इसको हम प्लास्टिक्स में यानी बेकलाइट में यूज करते हैं, और इसके अलावा इसको हम पोलियो वैक्सीन में हम इस्तेमाल करते हैं, एंटी पोलियो वैक्सीनेशन में. फॉर्मेल्डिहाइड बेकलाइट में इस्तेमाल होता है. फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मलिन बनाते हैं जिससे हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड पोलियो की एंटी पोलियो वैक्सीन के अंदर ये यूज होता है. ये हमारा एल्डिहाइड का टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट हो गया. अब मैं कीटोन शुरू करता हूं. पहले इसके नोमेनक्लेचर में आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे. कीटोन्स के जो नोमेनक्लेचर है कल हम इसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला. कीटोन्स को हम कल कंप्लीट करेंगे. पहले हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है. जी फुरकान कहिए बेटा, मुझे सेंड करो आपको क्या प्रॉब्लम है. एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उस कंपाउंड को एल्डोल कहते हैं. उस कंपाउंड की प्रिपरेशन हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के जरिए, और इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के जरिए हम क्या ऑब्टेन कर लें? हम ऑब्टेन कर लें एल्डोल कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली. उसे हम नाम देंगे एल्डोल का. तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के जरिए एल्डोल कंपाउंड को ऑब्टेन करेंगे तो इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा. क्योंकि एल्डोल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मौजूद हैं, लिहाजा एल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए भी एक कार्बन चाहिए, और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर तो एक कार्बन होता ही है. तो इसके माने कि जो एल्डोल कंपाउंड होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन होंगे, कम से कम 2 कार्बन होंगे. लिहाजा एल्डिहाइड के वो मेंबर जिसमें अल्फा का हाइड्रोजन मौजूद होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी. अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? कि जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. और अल्फा कार्बन क्या होंगे? वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लिंक होते हैं उनको अल्फा कार्बन कहते हैं. क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO है, और CHO जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है. लिहाजा H जो है वो H कंपाउंड का पार्ट हो गया. तो फॉर्मेल्डिहाइड में ना तो अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे. फॉर्मेल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट इज द हाइड्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे. अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? जो हाइड्रोजन
अल्फा कार्बन के साथ लिंक होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर अल्फा कार्बन मौजूद होगा एल्डिहाइड में तो फिर उससे एल्डोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। लिहाजा क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा अल्फा फॉर्म एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, क्लियर है बेटा। अब हम आते हैं जनाब किसके ऊपर, कीटोन्स के ऊपर। कीटोन्स हम किसे कहेंगे कीटोन्स हम किसे कहेंगे, कीटोन्स हम कहते हैं, कीटोन्स के माने क्या हो जाएंगे बेटा, कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन containing RCOR group, RCOR group are called ketones। सही है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें RCOR ग्रुप होगा उसे हम नाम क्या देंगे, कीटोन्स का नाम देंगे। इसका जो सफेक्स होता है वो सफेक्स क्या होगा, ONE। सफेक्स जो इसका होगा, इसका जो सफेक्स होगा वो हो जाएगा, जो इसका सफेक्स होगा बेटा IUPAC का, इसका जो सफेक्स होगा, सफेक्स ऑफ कीटोन, suffix of ketone is, suffix of ketone is क्या हो जाएगा, ONE जो है ये इसका सफेक्स होगा। कीटोन का सफेक्स क्या हो जाएगा, ONE जो है इसका वो सफेक्स होगा कीटोन का। कीटोन का जो सफेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो सफेक्स जो है इसका हो जाएगा ONE। ठीक है भाई, ये इसका सफेक्स हो गया जो हम IUPAC में इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं कीटोन के जो है वो कॉमन, हम आते हैं कीटोन के जो कॉमन नेम पे हम आते हैं पहले। अच्छा, पहले मैं आता हूँ टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ कीटोन की हम पहले बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कीटोन की हम पहले बात करते हैं। दो टाइप्स के कीटोन हमारे पास है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीटोन। टाइप्स ऑफ कीटोन, टाइप्स ऑफ कीटोन्स की हम बात करते हैं बेटा। दो टाइप्स के कीटोन्स हैं, एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं, एक जो कीटोन है नंबर 1 ये कहलाता है सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। ये सिमेट्रिकल कीटोन जो है ये कहलाता है, सिमेट्रिकल कीटोन होता है भाई। एक सिमेट्रिकल कीटोन होगा और दूसरे को हम नाम देते हैं, दूसरा जो है ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन जो है ये कहलाता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन ये कहलाता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अच्छा, अब ये क्या होते हैं भाई, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं, जरा इसको आप गौर से देखिएगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन जो है वो क्या होंगे, ये अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड, देखिएगा जरा, ये हमारे पास है CH3 और COCH3, CO लिख दें या C डबल बॉन्ड O लिख दें। इसमें आप देखें दोनों एंड पर CO से पहले और CO के बाद जो अल्काइल रेडिकल है वो सिमिलर है, यानी पहले और बाद वाले सेम है। इस तरीके से अगर मैं यहां लिखता हूं C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5, दोनों एक ही बात है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आप देख सकते हैं कि CO से पहले और CO के बाद जो रेडिकल है वो सेम है, क्योंकि सिमिलर रेडिकल है
दोनों एंड्स पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, जरा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, अब क्या हो गया बेटा, अब क्या हो गया कि अब CO से पहले और CO के बाद जो अल्काइल रेडिकल है ये डिफरेंट है। CO से पहले CH3 है और CO के बाद जो है, CO के बाद जो है वो क्या है, CO के बाद है CH2 CH3। तो इसको हम कहेंगे, अब रेडिकल चेंज होंगे तो इसको हम नाम देंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन का। इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर CO से पहले और CO के बाद सेम रेडिकल्स हैं तो सिमेट्रिकल, वरना अनसिमेट्रिकल। अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर। बहुत आसान सा है, नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। और नोमेनक्लेचर में हम पहले डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे जनाब क्या, कॉमन नेम। हम कॉमन नेम की बात करते हैं पहले, कि कॉमन नेम इसका क्या होगा। देखिए टाइप्स में बेटा सिंपल है, अगर आप यहाँ नोट करें, यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ नोट करें, तो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो रेडिकल है ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये दोनों सेम रेडिकल है, ये दोनों सेम रेडिकल है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो रेडिकल है ये रेडिकल और ये जो रेडिकल है दोनों सेम है। अगर CO से पहले और CO के बाद रेडिकल अगर सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पर देखते हैं, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ रेडिकल है CH2 CH3 और यहाँ रेडिकल है CH3। इसके माने जो रेडिकल है वो डिफरेंट है, CO से पहले का रेडिकल और CO के बाद का जो रेडिकल है वो डिफरेंट है। जब CO से पहले और CO के बाद के रेडिकल्स डिफरेंट हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जो डिफरेंट हो, सिमेट्रिकल जो एक जैसे हो। तो CO बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर CO से पहले और CO के बाद रेडिकल्स डिफरेंट हैं तो वो अनसिमेट्रिकल होगा, और CO से पहले CO के बाद अगर रेडिकल सेम है तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सही है। नोमेनक्लेचर में पहले कॉमन नेम का बहुत बहुत आसान तरीका क्या होगा कि CO से पहले और CO के बाद जो रेडिकल्स हैं उन रेडिकल्स का नाम लिख दें और आखिर में कीटोन का नाम लिख दें। सिंपल मेथड क्या है कि आप लिखेंगे नेम ऑफ रेडिकल, आप क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे नेम ऑफ रेडिकल, इसका जो नेम होगा कॉमन नेम क्या आ जाएगा, ये आप लिखेंगे नेम ऑफ रेडिकल, नेम ऑफ रेडिकल जो भी रेडिकल्स हैं पहले और बाद में, और फिर इसके बाद आप प्लस कर देंगे कीटोन, ये आ जाएगा इसका कॉमन नेम। और याद रखना बेटा कि सेम मेथड जो है वो ईथर का है। इसी तरीके से आप ईथर का जो नाम लिखेंगे वो भी इसी मेथड से होगा, सेम मेथड है ईथर का। तो बहुत आसान सा है कि CO से पहले और CO के बाद जितने रेडिकल्स हैं उन रेडिकल्स का नाम लिख दें और उसके बाद आप वर्ड कीटोन का इजाफा कर देंगे तो आपके पास कीटोन का कॉमन नेम आ जाएगा। और जो मेथड कीटोन का हम लिख रहे हैं वही मेथड ईथर का भी होगा कॉमन नेम का। आपको ने कहा था एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, इन सबके कॉमन नेम के मेथड सेम है। कीटोन और एल्डिहाइड के कॉमन नेम का मेथड सेम है, और एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम का मेथड सेम है। तो सारी फैमिलीज आपकी डिवाइड हो गई। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तीन फैमिलीज, सेम मेथड है कॉमन नेम का। एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, दो फैमिलीज, सेम मेथड है कॉमन नेम का। और कीटोन्स एंड ईथर, दो फैमिलीज, सेम मेथड है कॉमन नेम का। अब जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, देखिएगा जरा, मैंने यहां लिखा CH3
मैंने यहाँ लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आपने इसका लिखना है कॉमन नेम। तो आप कॉमन नेम कैसे लिखेंगे भाई? CO से पहले या C डबल बॉन्ड O से पहले रेडिकल क्या है? मिथाइल। C डबल बॉन्ड O के बाद रेडिकल मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डाई मिथाइल। ये हो जाएगा डाई मिथाइल। रेडिकल का नाम आ गया डाई मिथाइल। और फिर आप किसका इजाफा कर देंगे? आप इजाफा कर देंगे कीटोन का। सही है बेटा? इसके बाद आ जाएं आप, इसके बाद आ जाएं। अगर ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH3, अब आपने इसका नाम लिखना है। तो क्या आ जाएगा? रेडिकल कौन सा है इसमें? CO से पहले इथाइल है, CO के बाद मिथाइल है। आप लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या आ जाएगा? इथाइल। पहले क्या आ गया? इथाइल। फिर क्या आ जाएगा? मिथाइल। और आखिर में इजाफा किसका कर देंगे आप? कीटोन। ये जनाब इसका नाम आ गया। सही है? क्लियर है भाई? इस तरीके से आपने इसका नाम लिखना है। अच्छा, अब एक और देख लें जरा। इसमें आप ये भी नोट कर लेंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या आइसो नियो बन रहा है तो आप उसका भी नाम लिख दीजिएगा। अब एक और देख लें जरा। एक और देख लें कि अगर मैं हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ये देखें, अगर लिख रहा हूँ C2H5 CO C2H5 तो सिमेट्रिकल कीटोन है। तो क्या इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? इसका नाम क्या आ जाएगा? दो इथाइल है तो क्या आ जाएगा? डाई इथाइल। डाई इथाइल और क्या आएगा? कीटोन। सही है बेटा? एक और देख लें आप। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगर ये लिखा मैंने CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और ये आ गया H। अब इसका नाम क्या होगा भाई? देखें, CO से पहले तीन कार्बन, सारे कार्बन को आप रेडिकल एज्यूम करेंगे। CO से पहले तीन कार्बन है, CO के बाद भी तीन कार्बन है ना बेटा? ये कार्बन, पहला वाला कार्बन क्या है? प्रोपाइल। दूसरा वाला कार्बन क्या है? प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर भी ये एक रेडिकल बाहर की तरफ है। ये क्या कहलाएगा? ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। CO के लिहाज से, C डबल बॉन्ड O के लिहाज से ये एक रेडिकल हो गया। और फिर C डबल बॉन्ड O के लिहाज से ये भी रेडिकल हो गया। यहाँ पर CH3 होगा, ये है CH3, ये भी रेडिकल हो गया। तो अब ये वाला पहला वाला जो है ये भी आइसोप्रोपाइल है, और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। पहला वाला भी आइसोप्रोपाइल, दूसरा वाला भी आइसोप्रोपाइल, लिहाजा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये इसका हो गया कॉमन नेम। क्लियर है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई इशू है तो पूछ लो। यहां तक सबकी समझ में आ गया कि CO से पहले और CO के बाद जो भी कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन हैं, उन तमाम कार्बन को रेडिकल सपोज कर लोगे। उन तमाम कार्बन को रेडिकल सपोज कर लोगे, रेडिकल का नाम लिखोगे और आखिर में कीटोन का इजाफा कर दोगे। इस तरह कीटोन का आ जाएगा कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम है वो इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे, और आई थिंक सो कल हम कीटोन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। नेक्स्ट वीक से हम कुछ मैनेज करेंगे। और फिर ये बात भी सुन लें कि जिन बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो डिस्कस कर सकते हो आप। क्लियर है बेटा? कल हम इंशाल्लाह ताला
ईथर का ऑक्सीजन होगा ना COROR, ईथर में सिर्फ ROR होगा, वो जब मैं नोमेनक्लेचर कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। ईथर होता है ROR, आप देख लें फंक्शन ग्रुप सारे कराए मैंने, चार्ट में से देख लीजिएगा, ठीक है दी। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारा कल चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए ओके, दैट्स ऑल टुडे। कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, हाँ बोलो, क्वेश्चन करो। बोलो मुजफ्फर, क्या हो गया? बोलो बेटा। जी, एनुअल पेपर आपके जून के मिड से शुरू हो जाएंगे बेटा। जो सेंटर के प्रीलियम्स हैं ये मिड ऑफ जून से शुरू कर देंगे हम। पहले आपके कंपलसरी होंगे, सारे कंपलसरी आपके कंप्लीट हो गए। अब ये लास्ट वीक है या जून के फर्स्ट वीक में सारे कंपलसरी ऑफ हो जाएंगे। और 15 जून से इंशाल्लाह ताला आपके हम प्रीलियम शुरू कर लेंगे। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ्स के पेपर हैं वो हम जुलाई के मिड में रखेंगे। इस दौरान आपकी 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की क्लासेस चलती रहेंगी। कंपलसरी ऑफ कर देंगे और ताकि आपके पास टाइम ज्यादा हो, और फिर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। जो प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, दैट्स ऑल।